नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश में इसी महीने लागू होगी यूसीसी, सभी तैयारियां पूरी। परिवार के साथ समय बिताते दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ट्रैकिंग का उठाया लुत्फ। देवभूमि उत्तराखंड आओ का दिया नारा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सरकार की फीस माफी के आदेश को रद्द करने के लिए बेलहम स्कूल की दायर याचिका खारिज। कहा, राज्य सरकार को ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क माफ करने जैसे आदेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार। और उत्तराखंड में ठंड ने छुड़ाई कपकपी। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में चल रही सर्द हवाएं, पाला गिरने और कोहरा छाने का पूर्वानुमान। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी इसी जनवरी महीने से लागू कर दी जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सब के लिए एक समान कानून है यूसीसी। यूसीसी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। के अंदर अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है। हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी का विधेयक बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है। और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह, जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिवार के साथ ट्रैकिंग करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। ठंड के मौसम में सीएम ने देवभूमि उत्तराखंड आओ के नारे के साथ आज शहंशाही आश्रम ओल्ड राजपुर रोड झड़ी पानी मार्ग पर ट्रैकिंग की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ट्रैक न केवल साहसिक गतिविधियों का हिस्सा है, बल्कि इस यात्रा के दौरान प्रकृति के अद्भुत सुंदरता, शुद्ध हवा और शांत वातावरण का भी अनुभव होता है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे कई ट्रैक आकर्षण का विशेष केंद्र हैं। राज्य में आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग शीतकालीन यात्रा के दौरान ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें से नगर अध्यक्ष, नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद सदस्य के लिए 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 47 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे। इसमें 11 नगर निगमों
43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश के 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि सभासद पदों के लिए 2009 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी तरह 43 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 211 प्रत्याशी और नगर पालिका सदस्य के लिए 1596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 1280 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि बैलेट पेपर छपने का काम शुरू हो गया है। पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। रुड़की के बीटीगंज में आज निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें AMIM के उत्तराखंड प्रभारी ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा भी उद्घाटन कार्यालय में पहुंची थी और उन्होंने पूर्ण समर्थन की बात कही है। वहीं श्रेष्ठा राणा के पति और पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कहा कि वो अपने पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर भारी संख्या में वोट इकट्ठा करेंगे। को देख के जितना मुझे मेरे रुड़की वासियों ने मुझे प्यार दिया है और सब अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, मुझे लग रहा है कि उड़ेगा। मैं बहुत ईमानदारी से वोट चलाऊंगी और पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश क्या करना है हमें, निगम का भ्रष्टाचार करना। श्रेष्ठा राणा जी एक मजबूत कैंडिडेट हैं और वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसीलिए यही सोच के मैंने हम लोगों ने विधायक जी ने इनको समर्थन दिया है। यशपाल राणा जी का पहले वोट देख भी चुके हैं। रुड़की वासियों का ये कहना है कि अगर कोई यहाँ पे वोट चला सकता है वो सिर्फ राणा परिवार। जो जनसैलाब आज देखा है, जो कार्यालय के उद्घाटन में इतने लोग आए हैं, रुड़की वासी आए हैं, तो लगता है कि श्रेष्ठा राणा जी अच्छे मतों से जीतेंगी। जो उनका मुझे प्यार मिल रहा है, मैं उनके प्यार पे खरा उतरूंगा और भारी मतों से जनता मुझे चुनाव जिताएगी। क्या ये रुड़की के परिवार के ये रुड़की का एक परिवार है और रुड़की का जो परिवार है उसने मेरा कार्यकाल 2013 से 2018 तक का देखा है। मैं अपनी ईमानदारी पे और अपने विकास कार्यों पे और अपनी सच्चाई पे और अपनी वाणी पे वोट मांग रहा हूँ। काशीपुर में आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाशोत्सव जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर काशीपुर में मोहल्ला पक्काकोट स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से शुरू होकर मनसा देवी चौक, किला मोहल्ला, मुख्य बाजार, कोतवाली रोड, महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा, सरकारी अस्पताल के बराबर वाली सड़क, उदयराज फील्ड के सामने और नागनाथ मंदिर से होते हुए वापस गुरुद्वारे में पहुंचकर समाप्त हुआ है। नगर कीर्तन में गुरु के पंच प्यारों के अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी, गतका पार्टी, भांगड़ा पार्टी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा युवा टोली के द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। वाहिगुरू जी की फतेह। आज ननकाना साहब काशीपुर विखे साहिब श्री गोविंद सिंह धानी का जन्म उत्सव मनाया। उस नगर कीर्तन की शुरुआत हुई है। मेरी समूह इलाका निवासी डॉक्टर बधाई हुए तो मैं उसमें बेनती करता कि आओ नगर कीर्तन अपने बच्चों को अपने इतिहास जोड़िए। सही किया उन्होंने किया कारनामा से चलने अपने बच्चों को ज्ञान दईए ताकि अपने इतिहास से जानू हो सके।
वाहिगुरू जी का खालसा। कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां चलती है? इस बार क्या क्या खास है, क्या क्या झांकी ऐसा नहीं है बाबा जी? गीते में सब कुछ खास होता है। जब शायद पहले के नौजवान सब की हाजिरी फातिहा ताजा ही रहती है। उनके जो है पूर्ण उनका चानना पाया जाता है कि किसी गुरु ने अपने जीवन में देश कौम की सेवा की है, अपने चारों बच्चे देश के लिए वारी है, अपना साथ परिवार शुरू किया। लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था में पुलिस ने बड़ा बदलाव किया है। पुलिस ने टैक्सी और मालवाहन वाहनों के लिए नगर में 2 दिन पहले वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी थी। एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्टेशन के वीर कालू सिंह चौराहे से मीना बाजार की ओर कोई भी टैक्सी और मालवाहक वाहन संचालित नहीं होंगे। इन वाहनों को जीआईसी से जयंती भवन होते हुए नगर में प्रवेश करना होगा। वहीं पुलिस की इस नई ट्रैफिक व्यवस्था से नगर के व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भड़क गए हैं। रविवार को उन्होंने एसएचओ अशोक कुमार से व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में मुलाकात की है और ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने की मांग की जो जनता और व्यापारियों के हित में हो। लक्ष्मण भाई, मैं आपको बताऊं कि इस बीच में जो हमारे नगर का व्यापार है वो काफ़ी हद तक इस नई ट्रैफिक व्यवस्था से प्रभावित हो गया है। आज समस्त व्यापारी हम लोग एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार जी के पास आए थे। इनसे आग्रह किया था कि किसी तरह से इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए। देखिए, आप अगर किसी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी या किसी व्यापारी की गाड़ी को ये ऑर्डर करें कि 4 बजे उतरना स्टार्ट होगी, तो क्योंकि सर्दियों का समय है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो आप ये बताइए कैसे व्यापार हो पाएगा? दिन भर तो आदमी खाली बैठे हैं और 4 बजे उसको समय दिया जाता है कि आप गाड़ी अनलोड करो। जो हमारे ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इन्होंने उस वाहन को जगह जगह ले जाना पड़ता है। कम से कम एक गाड़ी उतरने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो ये हमें इस जो ये नई व्यवस्था है इस पर हमारी सहमति नहीं है। यही आग्रह करने के लिए हम एसएचओ साहब के पास आए। मंगलौर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को समर्थन देने को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने मंथन किया है। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जल्द ही पार्टी हाईकमान इस पर फैसला लेगा। जिस प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की जाएगी, पार्टी कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेंगे। आज जो हमारे मंगलौर मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे बूथों के अध्यक्ष हैं, हमारे संयोजक हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और हम लोग उन्हीं से राय लेंगे कि हमें किस प्रत्याशी को समर्थन देना है और उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी किस प्रत्याशी को समर्थन देना है। और जिसको भी पार्टी समर्थन देगी, हमारी पूरी टीम मंगलौर की बड़ी ईमानदारी के साथ, तन मन धन के साथ उस पार्टी को, उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। रुड़की के ढंढेरा नगर पंचायत से बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे राव फुरकान का जलवा देखते ही बन रहा। बसपा प्रत्याशी राव फुरकान का कहना है कि वो ढंढेरा की निवासी हैं और उन्हें यहाँ की जनता की समस्याओं का अच्छे से पता है। वो इन्हीं मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें चेयरमैन की कुर्सी पर जरूर बिठाएगी। हम यहाँ कोई नए नहीं है। 25 साल से लगातार हम अपनी जनता के बीच में है और जनता की जो समस्या है उस समस्या को बखूबी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जैसी भी समस्या कोई भी जनता का आदमी, किसी भी बिरादरी का, किसी भी कौम का लेकर के मेरे पास आएगा, मैं उसे बखूबी अंजाम दे करके उसका निराकरण करूंगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। चंपावत से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चंपावत से अगली खबर, जहां पर
भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने आज प्रेस वार्ता की है और कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश को सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहती है, जिसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कार्य को देख सकते हैं। मेहरा ने कहा कि पार्टी पर विपक्ष की ओर से टिकट बंटवारे को लेकर जो भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे, उसका वो कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी है। भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों को भेजा, पर्यवेक्षकों में कार्यकर्ताओं की हुई राय शुमारी के आधार पर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रैपिड सर्वे कराया, जो कि एक एजेंसी को हायर करके वो प्रत्येक नगर निकायों में भेजे। उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट दी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक निष्ठावान कार्यकर्ता, जैसे इस अगर निकाय की मैं बात करूं तो विगत 2 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी के टिकट न मिलने के बाद भी गोविंदलाल वर्मा जी लगातार निकाय के अध्यक्ष रहे हैं और उनके जो कार्यकाल में जो भी इस शहर का विशेष विकास हुआ है उसको देखते हुए और उन 2 बार जीतने के बाद भी गोविंदलाल वर्मा जी किसी अन्य दल में ना जाकर पुनः समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने लगातार काम किया। इसी समर्पण को देखते हुए इसी पे विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ खोज कर और बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता तन मन धन से उनको जिताने के लिए लगा है। नगरपालिका नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा। वहीं भाजपा प्रत्याशी किशोर भट्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्ञानसू तिलोथ क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान ज्ञानसू क्षेत्र के संपूर्ण आबादी क्षेत्र को सीवर लाइन से जोड़ने और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का उच्चीकरण कराने का वादा किया है। नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गौड़ ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इंद्रावती, मेन बाजार, ज्ञानसू उन्होंने कहा कि गोफियारा इंद्रावती में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। गोफियारा में भूस्खलन हुआ, जिसको लेकर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने कहा कि टॉर्च चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। बाराहाट अध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शनिवार को भूपेंद्र ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के टिकट देने से कुछ नहीं होने वाला, वोट जनता देती है। 10-15 सालों में उत्तरकाशी की पालिका में कोई काम देख के तो ये लग रहा हुआ ही नहीं है जिस प्रकार से, और हुआ भी है तो बहुत ही निम्न स्तर का हुआ है। और जैसे मैं देख रहा था आज मैं अभी तिलोथ क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा था कि रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या मुझे देखने में आई, जो मुझे मातृशक्तियों ने सब लोगों ने बताई, सीवर की समस्या, सीवर लाइन की समस्या बहुत बड़ी एक विकट समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं आश्वस्त करता हूं सब लोगों को कि आप मुझे वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दें। मैं सारी जो है 11 के 11 वार्डों की जो वहाँ की कमियां हैं उनको बाहर निकाल कर उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। नगर पालिका का जो मुख्य कार्य है शहर को साफ सुथरा रखना और अच्छी विद्युत व्यवस्था देना, मार्ग सही हो, बने हुए हों, पक्के निर्माण हो, और शहर के अंदर जिस तरह एक काशी को पुनः उसी रूप में धरातल पर उतारने का काम मैं करूँगा। मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे वार्ड में घूम रहा हूँ और मैं जहाँ हालत देख रहा हूँ पूरे शहर का बहुत ही दुर्गति हुई थी। रुड़की के रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने इस कार्यालय के बारे में कहा कि इस कार्यालय के उद्घाटन से रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा की गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों ने देश को मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री शादाब शम्स ने रामपुर क्षेत्र के निवासियों से भाजपा प्रत्याशी परवेज आलम के पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि रामपुर क्षेत्र का विकास हो सके। चुनाव कोई भी हो, ठीक है, रामपुर का हो या रुड़की का हो,
क्योंकि जनता जिन पक्षों को चुनकर भेजती है वो विकास के लिए भेजती है। छोटा परिवार है, कोई बड़ा परिवार है, अंतर है। इसलिए हमारा रामपुर का जो चुनाव पहली बार चुनाव हो रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग कैसी नींव डालना चाहते हैं, ये नींव डालने का काम हो रहा है। वो कैसी नींव डालना चाहते हैं, उस नींव पर भविष्य की जो रामपुर जो पंचायत है, इसका भविष्य निर्धारित करेगा। भाजपा की बहुत पकड़ है और देखो भाजपा ने अपना काम कर दिया है मुझे चुनाव चिन्ह देकर। अब तो जनता का फैसला और ऊपर वाले का फैसला होगा, वही हमें सर्वमान्य फैसला होगा। तक नहीं पड़ता, ये तो जनता डिसाइड करेगी। जनता ही विधायक बनाने वाली है, जनता ही नगर अध्यक्ष चुनेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक जी है तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का सहयोग चाहिए, उसकी दुआ चाहिए। कुछ नहीं होगा, अध्यक्ष बनते ही अच्छा काम होगा, तरक्की का काम होगा, स्कूल कॉलेजों का काम होगा, स्वास्थ्य का काम होगा। हाईकोर्ट ने देहरादून वेलहम स्कूल की याचिका खारिज कर दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क माफ करने जैसे आदेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। बता दें कि विद्यालय में 2021 में सरकार की फीस माफी के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार याचिका कोविड-19 कोरोना काल में छात्रों के लिए ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क माफी की राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली थी। कोर्ट के समक्ष ये बात भी आई कि लॉकडाउन में जब स्कूल बंद थे तब आवासीय विद्यालय छात्रों से न केवल ट्यूशन फीस बल्कि छात्रावास शुल्क, फीस और कपड़े धोने जैसे विभिन्न श्रेणी के तहत शुल्क भी वसूले गए। याचिका में कहा गया था कि सरकार के पास निजी गैर सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय की फीस से संबंधित आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। रविवार से रामनगर में संस्कृत भारती उत्तरांचल का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन खत्री सभा भवन में शुरू हो गया। सम्मेलन में उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री के साथ ही रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और संगठन के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया है। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया है कि संस्कृत भाषा उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है और इसे आम जनमानस तक पहुंचाने और अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए और इसको लेकर इस सम्मेलन में गहन मंथन भी किया जाएगा। ये संस्कृत भारती उत्तरांचल नाम से हमारा ये संगठन इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारा संस्कृत भारती संगठन 1981 में हम लोगों ने कार्यक्रम कर्नाटक से शुरू किया था। उद्देश्य ये है कि ये संस्कृत भाषा जन भाषा बने और हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और इसकी द्वितीय राजभाषा भी संस्कृत ही है। तो संस्कृत आम आदमी भाषा बन जाए और जब आम आदमी की भाषा बन जाए तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, अपना लोक जो परंपराएं हैं वो सब हम उससे परिचित होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।